कैपेसिटर के इस लेक्चर में यहाँ पर हम कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स देखने जा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सर्किट में जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री का यूज़ करके सर्किट को बहुत ईजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ वैसे सर्किट हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं। और जो भी यहाँ पर सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री हमें ऑब्जर्वेशन से देखनी पड़ती है कि यहाँ पे किस तरीके की सिमेट्री है, उस सिमेट्री का हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरीके से अपने सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सिमेट्री पे बेस्ड हो सकती हैं। और जनरली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सिमेट्री बेस्ड होते हैं। बिल्कुल नॉन सिमेट्रिकल क्वेश्चन, बिल्कुल जनरल वैल्यूज़ के साथ क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं और एग्ज़ाम में करने लायक भी नहीं होते हैं। तो जनरली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिमेट्रिकल सर्किट्स जो हैं वही काम में आते हैं। तो ये जो सिमेट्री होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो भी सिमेट्री सर्किट में हम देखते हैं, ये इन जनरल आप कैपेसिटर के सर्किट के लिए बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस वाले सर्किट होते हैं उनके लिए बोल सकते हैं, सबके लिए एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। तो सिमेट्री जो होती है वो डिपेंड करती है कि वैल्यू ऑफ यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसेस यहाँ पे किस तरीके के हैं। अगर मान लीजिए सभी वैल्यूज़ ही अलग अलग हैं, XC है, X7C है, 8C, कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ हैं, तो हो सकता है कि कोई सिमेट्री उस सर्किट के अंदर नहीं हो। सिमेट्री का मतलब आप ज्योमेट्री से मत निकालो कि ज्योमेट्रिकल सिमेट्री की यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल इक्वल हो जाए, ये साइड इक्वल हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, या फिर जो कैपेसिटेंस होता है उस कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू है, उस पर डिपेंड करती है हमारी यहाँ पर सिमेट्री। तो सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे, लेकिन अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर दूँ तो उससे सिमेट्री जो भी बन रही थी वो सिमेट्री यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर उसके बाद एक बार जब हम वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, हमने देख लिया कि वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटेंसेस में कुछ सिमेट्री दिख रही है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर आपको C दिखाई देंगे, कुछ है कि यहाँ पे 2C है, तो कुछ इस तरीके की सिमेट्री यहाँ पे दिख रही है। फिर उसके बाद में अगला है कि पाथ अवेलेबल फॉर करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। तो जनरली यहाँ पे जो सर्किट में फ्लो होता है वो है चार्ज, और उस फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम को हम करंट बोल देते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज बोल दीजिए या करंट बोल दीजिए, करीब करीब एक ही बात है यहाँ पे। जनरली कैपेसिटर्स में हम चार्जेस की ज़्यादा बात करते हैं और रेजिस्टेंस के केस में हम करंट के टर्म्स में ज़्यादा बातें करते हैं। तो जो भी यहाँ पर करंट है या चार्ज का फ्लो है वो उसके लिए अवेलेबल पाथ किस तरीके का है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जब चार्ज यहाँ पर ऐसे एंटर करता है, यानी कि यहाँ पर जो A और B यहाँ पर टर्मिनल्स है, तो A और B के अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्टेड होगी। तो A और B के अक्रॉस अगर कोई बैटरी कनेक्टेड होगी तो उस बैटरी से करंट या चार्ज फ्लो करेगा। और जब वो यहाँ पर A से एंट्री करेगा, इस नोड से, इस जंक्शन पॉइंट से जब वो यहाँ पर सर्किट में एंट्री करेगा, अब उसके पास में जो अवेलेबल पाथ्स हैं वो एक तो ये है कि वो इस पाथ को फॉलो करेगा, कुछ चार्ज जो है या कुछ करंट जो है वो इस पाथ को फॉलो करेगा, कुछ पार्ट यहाँ पर इसको फॉलो करेगा, यानी कि चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस जंक्शन। और उसके पास में यहाँ पे 3 अवेलेबल यहाँ पर पाथ्स हैं, इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जा सकता है। उसके बाद आगे के रास्ते में फिर वो अगेन डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर जंक्शन है, यहाँ पर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, फिर कुछ पार्ट इधर जा सकता है, कुछ पार्ट इधर जा सकता है। तो एक बार एंट्री हो जाने के बाद में चार्ज या जो करंट है वो किस तरीके से यहाँ पर पाथ फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है सर्किट का वो कैसा है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्किट एज सीन फ्रॉम द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, यानी कि चार्ज की यहाँ पर एंट्री हो रही है और यहाँ से वही चार्ज बाहर निकल जाएगा। किसी भी सर्किट में जो भी इस तरीके का सर्किट होता है, उस सर्किट में हमेशा ये होगा कि यहाँ से जो भी करंट गया अल्टीमेटली घूम फिर करके वो करंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आप बैटरी से इसको जब यहाँ पर कनेक्ट करते हो तो होता ही है कि यहाँ से अगर आई करंट गया है तो फिर बैटरी में वापस से ये आई करंट वापस आ जाता है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। तो इनपुट और आउटपुट को देख करके कि इनपुट पे यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, जैसे यहाँ पे इधर से C था, इधर से 2C था, इधर से C था, यहाँ पे कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा था। आउटपुट पे अगर मैं देखूँ तो आउटपुट पे भी मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्किट में वैसा ही दिखाई दे रहा है। और ये जो बैटरी के टर्मिनल्स यहाँ पर हमने कैसे कनेक्ट किए उससे कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। उससे बस ये डिसाइड हो सकता है कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जहाँ तक C इक्विवेलेंट की बात है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की बात है, आप बैटरी का टर्मिनल बस उल्टा कर दोगे तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। यानी किसी ने अगर इस तरीके से भी बैटरी कनेक्ट करके अगर दिखा दी, जस्ट मैं इसे डायग्राम में अलग से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 2 बैटरी में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से कनेक्ट कर दोगे तो अभी भी वही करंट जाएगा, वही चार्ज यहाँ से जाएगा और यहाँ से फिर वही करंट वापस आ जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट का कोई खास मतलब नहीं होता। हम बैटरी को किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं उससे हमारे डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पर करंट की एंट्री हो रही है, यहाँ पर करंट का एग्जिट हो रहा है।
तो आप बैटरी के टर्मिनल अपोजिट कर दोगे तो जिसको आप इनपुट बोल रहे थे उसको आउटपुट बोलना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम आउटपुट बोल रहे थे उसको हम इनपुट बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे कि आपने बैटरी के टर्मिनल्स जो हैं वो किस तरीके से इसमें कनेक्ट कर रखे हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पे देखते हैं कि सर्किट जो है किस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आप अगर इसको इनपुट बोलते हो उसको आउटपुट बोलते हो तो दोनों जगह पे सर्किट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा ही दिख रहा है इसमें मुझे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम सिमेट्री को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं जैसे इस सर्किट की बात, और इन सिमेट्रीज को हम क्या करते हैं, कुछ नाम देते हैं, आगे चल के हम इनके नाम दे देंगे और अंडर दोज नेम्स हम लोग उसको स्टडी कर लेंगे, उसको याद रख सकते हैं कि इस तरीके की सिमेट्री में कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके की सिमेट्री में कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वी विल गिव नेम टू दैट सिमेट्रीज, लेकिन उन सिमेट्रीज का बेसिस जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको बेसिक तरीके से सोच रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से अगर सोचा जाए तो करंट या चार्ज के टर्म्स में जैसे भी आप करना चाहें, तो जनरली हम कैपेसिटर के लिए चार्ज के टर्म्स में करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है, यहाँ पर कुछ चार्ज यहाँ पर एंटर करेगा, लेट्स से कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ से एंट्री ले रहा है और मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसमें सारे पाथ वगैरह मैंने देख लिए, इससे कैपेसिटेंस के वैल्यूज़ वगैरह मैंने देख ली यहाँ पे। तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर वाला पाथ है यहाँ पर, ये वाला जो पाथ है और जो नीचे वाला पाथ है बिल्कुल आइडेंटिकल है। इन दोनों पाथों में कोई डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पर। देयर इज़ नो डिफरेंस इन दीज पाथ्स। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इन दोनों में जो करंट की एंट्री होगी या जो चार्ज की एंट्री होगी वो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज जा रहा है तो इधर भी स्मॉल क्यू चार्ज जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ डिफरेंट चार्ज आ सकते हैं क्योंकि ऑल टुगेदर डिफरेंट पाथ ही है यहाँ पर। ये तो कुछ बोला जा सकता है कि लेट्स से Q1 चार्ज यहाँ पर गया होगा। अगर आप आउटपुट को यहाँ पर देखो, इनपुट टर्मिनल पर तो ऐसा हुआ, आउटपुट टर्मिनल पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि सिमेट्रिक है, जिस तरीके से यहाँ पर इनपुट टर्मिनल है एग्जैक्टली वैसे आउटपुट टर्मिनल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से एंट्री हुई है यहाँ पे चार्जेस की इनपुट टर्मिनल पे, उसी तरीके से एग्जिट के टाइम पे भी वैसे ही होना चाहिए था। यहाँ से Q आना चाहिए था, यहाँ से भी Q आना चाहिए था, यहाँ से Q डैश इसके पास में आना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था। जनरली हम चार्जेस के फ्लो के टर्म से बात कर रहे हैं। आप चार्जेस को यहाँ दिखा भी सकते हो कि यहाँ पे अगर Q चार्ज गया तो यहाँ पे इस प्लेट पे हो जाएगा Q, इस प्लेट पे हो जाएगा -Q। लेकिन ऐसे देखने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि हम फ्लो के फॉर्म में इसको यहाँ पर देख लें, बिल्कुल जैसे हम रेजिस्टेंस के लिए देखा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फ्लो के फॉर्म में इसको देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से देखने में, इस तरीके से एनालिसिस करने में देयर इज़ नो हार्म। तो अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये दिखाई देती है कि यहाँ से जस्ट आप अब इसको विजुलाइज करो इसके साथ साथ, डायग्राम के साथ साथ, कि यहाँ से Q चार्ज की एंट्री हुई थी। ये Q चार्ज चलता गया चलता गया चलता गया और हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक जंक्शन है और इस जंक्शन पे कुछ चार्ज जो है वो इधर चला जाना चाहिए और कुछ चार्ज जो है वो M से P की तरफ या P से M की तरफ इसमें आना चाहिए। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे चार्जेस का, यानी कि इस जंक्शन की वजह से देयर शुड बी सम डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। जो चार्ज Q चार्ज या जो भी करंट यहाँ पर आया एज इट इज़ वही चार्ज या करंट इधर की तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो जंक्शन बीच में था इसके होने या न होने से कोई फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जंक्शन पे तो होता यही है कि जितना आता है उतना जाना चाहिए। तो जितना आ रहा है उतना ही यहाँ से चला भी जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट जंक्शन। इसका कुछ मामला ही नहीं बनता दिख रहा है यहाँ पर इसमें। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर यहाँ पर दिख रहा है M और P के बीच में, इस पर कोई चार्ज जाने वाला नहीं है, कोई करंट जाने वाला नहीं है इसके पास में। उसी तरीके से आप यहाँ पर ये देखो, जो P जंक्शन टाइप का यहाँ पर दिख रहा है, जो चार्ज 2C में यहाँ पर एंट्री ले रहा है सीधा का सीधा वो चार्ज यहाँ से निकल जा रहा है। उसे इस P से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे जंक्शन है नहीं है। इस जंक्शन से कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर के M की तरफ जाना चाहिए या N की तरफ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि सीधा चार्ज यहाँ से चला जा रहा है यहाँ पर इसमें। इसी तरीके से वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ से जो चार्ज गुजर रहा है वही चार्ज इधर से भी होकर गुजर रहा है। तो बीच का जो भी यहाँ पर ये सिस्टम है, ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर चार्ज लेस है। ऊपर वाला जो कैपेसिटर है बीच में, नीचे वाला जो कैपेसिटर है बीच में, इसमें कोई चार्ज होगा ही नहीं। और जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा उनको आप सर्किट से हटा सकते हो सर्किट को सॉल्व करने के लिए। या फिर आप यहाँ पर ये इस तरीके से बोल सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर ऊपर वाला लेफ़्ट में, इस पर उतना ही चार्ज जा रहा है, नीचे जो कैपेसिटर है इस पर उतना ही चार्ज जा रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, A से लेकर के M,
ए से एम तक उतने पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना ए से लेकर के एन तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी अगर इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वी ए माइनस वी एम, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वही चार्ज वही कैपेसिटेंस, तो क्यू बाई सी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो क्यू बाई सी ऊपर भी क्यू बाई सी नीचे भी, इट इज़ सेम टू वी ए माइनस वी एन। इसका मतलब है कि वी एम इज इक्वल टू वी एन है। एम और एन जो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पर हैं यहाँ पर। तो हमने पहले भी देखे हुए हैं कि सर्किट को रिड्रॉ करना, और रिड्रॉ करने में हम क्या करते हैं कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको एक साथ रख करके सर्किट को हम दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें सीरीज़ पैरेलल हमें आसानी से दिख जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सब इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि इसमें सीरीज़ पैरेलल डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहे हैं, तो हम कुछ सिमेट्रीज का यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इसमें। तो एक तरीका तो आप यहाँ पर ये है कि m और n को आप साथ साथ रख करके सर्किट को रिड्रॉ कर सकते हो। m और n सिमिलर पॉइंट्स हैं, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं। या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये कर सकते हो कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर इसको सर्किट से हटा सकते हो। दोनों ही तरीके से आप करो, दोनों में आपको ये सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई होता हुआ दिखेगा और ये सॉल्व होता हुआ भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स हैं। इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स करके सिमेट्री को आइडेंटिफाई करते हैं, सिमेट्री का यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसको हम कुछ नाम भी देते हैं कि इस सिमेट्री का ये नाम है, उस सिमेट्री का वो नाम है। उस नाम को यूज़ करके कई बार हम थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, हमें इतना एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी करने के लिए हम यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि सिमेट्री को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें ये जो सारा हमने एनालिसिस किया है उस एनालिसिस को स्किप करते हुए थोड़ा हम टाइम बचा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सिमेट्रीज़ में सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने वही एग्जांपल यहाँ पर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। और परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे परपेंडिकुलर जो वर्ड आ रहा है वो बेसिकली होता है कि जो करंट का एक डायरेक्शन टाइप का हमें दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये मत निकालिए कि 90 डिग्री टाइप की कुछ चीज़ होनी चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं। ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर किस तरीके का परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर का मतलब है जो करंट का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। और मैं यहाँ पर उस एक्सेस को एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज़ मैं रेड लाइन से यहाँ पर इसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो अगर आप इस रेड लाइन जो मैंने यहाँ पर बनाई है, इस रेड लाइन के दोनों साइड में अगर आप सर्किट को देखो तो सर्किट जो है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। जैसा लेफ्ट में आपको सर्किट दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली उसी तरीके का सर्किट आपको यहाँ पे इसमें राइट में दिखाई देगा। तो हम बोल देते हैं कि सर्किट जो है वो इसके अबाउट सिमेट्रिक है। और इस तरीके की अगर हमें एक्सेस मिल जाती है तो इस एक्सेस का हम क्या बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो पॉइंट्स इस एक्सेस पे होते हैं, पॉइंट्स ऑन दिस एक्सेस आर एट सेम पोटेंशियल। तो जनरली वो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होते हैं, आर एट सेम पोटेंशियल। आर की वजह आप इसको यहाँ पर ये लिख लो, थोड़ा वर्ड्स को करेक्ट कर लेते हैं। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। एक्सेस पॉइंट्स ऑन दिस एक्सेस में बी एट सेम पोटेंशियल। और क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा तो चार्ज भी नहीं आएगा। तो अगर कोई एलिमेंट इस एक्सेस पर लाई करता है तो उस एलिमेंट को आप हटा सकते हो। तो एलिमेंट्स का मतलब रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया। एलिमेंट्स कई बार क्या होगा, कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा, ना कोई कैपेसिटर होगा ना कोई रेजिस्टेंस होगा। समटाइम्स कुछ जॉइंट्स होते हैं तो उन जॉइंट्स को हम थोड़ा केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ में हटा सकते हैं। तो एलिमेंट और जॉइंट्स कैन बी रिमूव्ड। तो इस एक्सेस पे पड़ने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको आप यहाँ पे सर्किट को सिंप्लीफाई करने के हिसाब से हटा सकते हो। और हटाने के पीछे का लॉजिक जो है वो हमने ऑलरेडी देख रखा है, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि M, N, P ये सभी जो हैं ये सेम पोटेंशियल पर आ गए थे यहाँ पर, और किसी तरीके का चार्ज करंट इसमें फ़्लो नहीं कर रहा था। तो जो करंट चार्ज फ्लो नहीं करता उस रेजिस्टेंस या कैपेसिटर को आप सर्किट से हटा सकते हो। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से हटाते हो तो सिचुएशन बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो जैसे आपने इसको हटाया यहाँ से तो सिचुएशन इज़ नाउ सिंपल। एक सिंपल सा सर्किट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ये, और इसका आसानी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है। तो इस सर्किट में आप देखो जो C और C हैं वो अब यहाँ पे सीरीज़ में आ गए, 2C सीरीज़ में आ गए, और ये C और C यहाँ पर सीरीज़ में आ गए, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो सॉल्व करने के हिसाब से
सी और सी अगर सीरीज़ में होते हैं तो सीरीज़ में क्या बन जाता है उनका वहाँ पे C/2। ध्यान रखेंगे जो फॉर्मूला है वो कैपेसिटर में इस तरीके का होता है। अगर ये रेजिस्टेंस होते हैं तो R और R 2R हो जाता है, लेकिन C और C यहाँ पे C/2 हो जाएगा। फिर 2C और 2C ये मिलके हो जाएगा C, अगेन पैरेलल, फिर C और C C/2। तो तीन पैरेलल में और पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो डायरेक्टली आप इनको ऐड कर लो। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो C/2 मिलके हो जाएगा C और C मिलके हो जाएगा 2C। तो दिस इज़ द इक्वलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस सिस्टम। तो इसके बाद में नेक्स्ट है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री जो है उसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस एक्सिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये करंट के डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सिस ली जाती है। इट ज्वाइंस दी बैटरी टर्मिनल। ये जो एक्सिस हम बनाते हैं वो बैटरी टर्मिनल्स को ज्वाइन करके बनाई जाती है। और ये एक्सेस बनाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, सर्किट कैन बी फोल्डेड अबाउट दिस एक्सेस। तो एक बार यहाँ पे करके इसको देख लेते हैं जिससे और क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। तो जो एक्सेस है आपके बार वो एक्सेस को इस टाइप की है, दिस इज द एक्सेस। दोनों बैटरी टर्मिनल्स को ज्वाइन करते हुए यहाँ पर ये एक्सेस है। और इस एक्सेस के ऊपर नीचे आप देख सकते हो कि जो सर्किट है वो सर्किट बिल्कुल एक जैसा यहाँ पे जिस तरीके का सर्किट मुझे ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पे, कुछ उसी तरीके का सर्किट यहाँ पर इसमें नीचे नज़र आ रहा है इसमें। तो सर्किट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सेस। और एक बार हमने ये एक्सेस फाइंड आउट कर लिया तो हम सर्किट को यहाँ पर फोल्ड कर सकते हैं। सर्किट कैन बी फोल्डेड अबाउट दिस एक्सेस। फोल्ड करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक तरीके से ये एक एक्सेस मानो और इस एक्सेस के अबाउट नीचे वाला जो सर्किट का पार्ट है या फिर ऊपर वाला जो सर्किट का पार्ट है उसको रोटेट कर लो। अगर मैं नीचे वाले पार्ट को रोटेट कर लूँ तो नीचे वाले पार्ट को रोटेट करके आप ऊपर की तरफ यहाँ पहुँचा सकते हो। तो नीचे वाले पार्ट को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नीचे वाला पार्ट है, ये रोटेट करके जो ऊपर पहुँच जाएगा तो ऊपर पहुँचने के बाद में M और N जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एक तरीके से वो एक जगह पर आ जाएंगे। तो फोल्ड करने के बाद का सर्किट यहाँ पे किस तरीके का होगा, लेट अस सी दैट। तो सर्किट आफ्टर द फोल्डिंग किस तरीके का यहाँ सर्किट बनेगा उसको एक बार यहाँ बना के देख लेते हैं। तो दिस इज द ओरिजिनल टिल नाउ, ठीक है। ये तो ऊपर का ओरिजिनल पार्ट हो गया। अब नीचे वाला जो पार्ट है मैं इसको फोल्ड करके ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। तो फोल्ड करके लेकर के आऊँगा तो एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। जैसे ये जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर यहाँ पर इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से ये वाला जो कैपेसिटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है P और N के बीच में, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर सबसे इधर साइड राइट साइड में जो कैपेसिटर है वो इसके ऊपर ऐसे फोल्ड होकर के आ जाएगा। तो फोल्ड होने के बाद का सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। वैल्यूज़ को यहाँ पर मार्क कर लेंगे, जो ही वैल्यूज़ थी 2C ये सब भी यहाँ पर C के बराबर थे। इसमें ऑल द कैपेसिटर्स आर इक्वल टू C। तो ये C और C, अब C और C आपको पैरेलल में दिखाई देंगे तो आप C और C से 2C कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा आप सही कर लेंगे सर्किट को। तो ये 2C था यहाँ पर पहले से, फिर यहाँ पर ये 2C हो जाएगा, ये भी 2C हो जाएगा, फिर अगेन ये भी 2C हो जाएगा। वैल्यूज़ मार्क कर लेते हैं 2C, दिस इज़ 2C एंड दिस इज़ ऑल्सो 2C। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे 2C/2C इज़ 1, 2C/2C इज़ 1। तो मिडिल जो यहाँ पर ये कैपेसिटर है इसको आप हटा सकते हो। तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर यहाँ पर दिख रहा है तो इसको यहाँ से हटाया जा सकता है। तो जैसे आप इसको यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ से रिमूव करते ही सर्किट जो है फिर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो लेट अस रिमूव ऑल दिस। जिस पार्ट को आप रिमूव कर सकते हो उसको रिमूव कर लो। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद में एक बहुत ही सिंपल सर्किट है। ऊपर 2C जो है वो सीरीज़ में हो जाएंगे तो 2C और 2C से हो जाएगा C। नीचे 2C सीरीज़ में हो जाएंगे तो C हो जाएगा, और C और C पैरेलल हो जाएंगे। और C और C अगर पैरेलल होंगे यहाँ पे तो अगेन जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 2C के बराबर। यही आंसर हमको पहले ही मिला था, लेकिन आप देख सकते हो इसमें कि हम दोनों मेथड अप्लाई कर पा रहे हैं, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पैरेलल सिमेट्री है वो इतनी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही है, और जो परपेंडिकुलर सिमेट्री है उससे क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें दोनों सिमेट्रीज यूज़ हो जाएं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई एक ही सिमेट्री यहाँ पर यूज़ हो, दोनों सिमेट्री यूज़ ना हो पाए। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों सिमेट्रीज यूज़ हो रही थी। क्वेश्चन ले रहे हैं तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कई सारे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है और टर्मिनल्स भी दिखाए गए। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
पैरेलल एक्सिस सिमेट्री तो नहीं लगी, क्योंकि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में क्या होगा कि अगर मैं ये सिमेट्री एक्सिस अगर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके ऊपर ही सर्किट है, इसके नीचे तो सर्किट है ही नहीं यहाँ पर, तो इस तरह की सिमेट्री नहीं लग सकती। तो सिमेट्री जो यहाँ पर लगेगी वो यहाँ पर लग सकती है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक एक्सिस ड्रॉ कर लूँ समथिंग लाइक दिस, तो इसके अबाउट सर्किट आप देख सकते हो दोनों साइड में बिल्कुल एक जैसा होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री यहाँ पर लगेगी, लेकिन कोई एलिमेंट नहीं है इस पर, इस एक्सिस पे कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पर इसमें। लेकिन आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ जॉइंट, यहाँ पर एक जॉइंट है इसमें नीचे, तो दिस इज़ द जॉइंट, ये जॉइंट है। और इस जॉइंट को आप यहाँ से हटा सकते हो। हटाने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, इस जॉइंट को हटाने का मीनिंग यहाँ पर ये है, इसको रब करके इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि जॉइंट जो जॉइंट था वो जॉइंट को आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो। जॉइंट कैन बी इमेजिन लाइक दिस। क्यों हो रहा है इस तरीके का यहाँ पर? तो अगर आप जो हमारी पहले की फिलॉसफी अगर उससे आप यहाँ पर देखो इसमें, तो अगर यहाँ से क्यू चार्ज एंटर करता है, सपोज कोई भी चार्ज अगर यहाँ से एंटर करता है, तो इनपुट और आउटपुट पे अगर आप यहाँ पर सर्किट को देखो तो उससे आप बोल सकते हो कि इस लेफ्ट वाले सी में जितना चार्ज जाएगा, जब वो वापस यहाँ से निकल रहा होगा, एग्जिट कर रहा होगा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक जैसे हैं, तो इस सी से भी उतना ही एग्जिट कर रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो चार्ज यहाँ से जिसने एंट्री ली है वो बिल्कुल सीधा बिना इससे अफेक्ट हुए सीधा ही यहाँ से निकल गया। तो अगर वो सीधा ही यहाँ से निकल गया तो इसका मतलब इस जॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो भी चार्ज यहाँ पर एंट्री ले रहा है वो इस तरीके से एंट्री लेकर के ऐसे करके निकल जा रहा है, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके का हो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरीके से वापस निकल जा रहा है यहाँ पर ये, और ये सीधा इस तरीके से निकल जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके का फ्लो और ये जो फ्लो है आपस में इंडिपेंडेंट है, तो वो इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए आप यहाँ से इसको हटा हुआ मान सकते हो। तो इस तरीके का जॉइंट हो गया, इसके साथ इसका जॉइंट हट गया यहाँ पर। जैसे हमने इसको ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करते ही अब सिचुएशन यहाँ पे सिंपल हो गई, इसको ईजिली बताया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये 2C और 2C ये सीरीज़ में है, तो 2C और 2C अगर सीरीज़ में है तो ये हो जाएगा C। फिर उसके बाद ये जो C बनेगा उसके साथ ये 4C पैरेलल है, और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो 4C और C ये हो जाएगा 5C। ये 2C, ये 5C और ये 2C ये हो जाएंगे सीरीज़ में, तो 2C 5C 2C। आप 2C को C कर सकते हो पहले से कि ये 2C और ये 2C अल्टीमेटली सीरीज़ में आने वाले हैं, तो इनका C हो जाएगा। और C और 5C यहाँ पर एक तरीके से सीरीज़ में है, तो C 5C अगर सीरीज़ में हो जाते हैं तो इससे क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो इससे 5/6, इसमें C फैक्टर ऐड कर लो तो 5C/6। तो ऊपर का सारा जो यहाँ पर ये था कंप्लीट वो 5C/6 हो गया। नीचे ये C और ये C ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, तो C/2 हो जाना चाहिए। तो फाइनली आप इस सर्किट को कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यू हैव 5C/6 इन पैरेलल विथ दिस C/2। तो इन दोनों का बहुत आसानी से आप यहाँ पर ऐड करके डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। 5/6 प्लस हाफ, इसको ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो दिस इज़ 5 + 3 8/6 इंटू C, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो 4/3 इंटू C। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, और सभी कैपेसिटेंसेस के जो वैल्यू है वो C के इक्वल है और टर्मिनल्स भी दिखाए गए। तो अगेन यहाँ पर आप अगर सिमेट्री का यूज़ करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि दिस इज़ अ केस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। इस एक्सिस के अबाउट जो सर्किट है वो सर्किट यहाँ पर सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, जैसे एक साइड में वैसा दूसरी साइड में, और इस सिमेट्री एक्सिस पे पड़ने वाला एक कैपेसिटर जिसको आप यहाँ से हटा सकते हो। तो यू कैन रिमूव दिस कैपेसिटर फ्रॉम हियर, और जैसे आप यहाँ पे इसको हटाओगे तो वैसे सर्किट विल बिकम सिंपल। तो सर्किट को सिंपल करते हुए यहाँ पर इसको हटा लिया जाए, और हटाने के बाद आप देख सकते हो कि सीरीज़ पैरेलल आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार जैसे आपने इसको यहाँ से हटाया तो ऊपर में यहाँ पर ये C और C ये सीरीज़, ये C और C यहाँ पर सीरीज़, और फिर यहाँ पर ये तीनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर C/2 बना था, फिर उसके बाद फिर C/2 बन जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे C बन जाएगा, और इन तीनों को अगर डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए क्योंकि पैरेलल में यहाँ पर, तो C/2 C और C विल बी 2C। तो 2C इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ पर दिया गया है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है इसमें, और सभी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो C के बराबर है। तो अगेन सिमेट्री अगर आप यहाँ पर देखो तो सिमेट्री इसमें भी दोनों तरीके की सिमेट्रीज़ हैं। आप यहाँ पर इसमें
इसके अबाउट भी जा सकते हो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, या फिर आप यहाँ पर इसके अबाउट भी जा सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। बोथ काइंड ऑफ सिमेट्रीज आर अवेलेबल, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस यहाँ पर है कि मैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के साथ में यहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ में थोड़ा सिंपल यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आई एम गोइंग विद द परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के साथ जाने से यहाँ पर हम जॉइंट्स को हटा सकते हैं। कोई एलिमेंट तो है नहीं यहाँ पर उस एक्सिस के ऊपर, तो वी कैन रिमूव द जॉइंट्स। तो यहाँ पे जॉइंट को हटाते हैं, और जैसे आप जॉइंट को हटाओगे आप देखोगे जो सर्किट है वो सर्किट रिलेटिवली यहाँ पर अब सिंपल हो जाएगा जो पहले दिया गया था उससे। तो जॉइंट को हटाने के बाद का जो सर्किट है वो सर्किट को आप यहाँ पर अब इस तरीके से ज्वाइन कर लो। यू कैन ज्वाइन द सर्किट लाइक दिस। और जैसे आप ये काम करोगे वैसे आपको फिर सीरीज़ पैरेलल इसमें आप देखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हो, एक बार यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जैसे ये सी और सी ये हो गया सीरीज़, और सीरीज़ में सी और सी का हो जाता है c/2। तो दिस इज c/2। इस c/2 के साथ ये c जो है वो हो गया पैरेलल, तो c + c/2, तो ये हो जाएगा 3c/2। तो टोटल मिलाकर के 3c/2 हो गया यहाँ तक ये। फिर उसके बाद ये c और ये c और ये 3c/2, तो ये सभी एक साथ सीरीज़ में हो जाएंगे। तो ये 3c/2 ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर ये, और ये c और c सीरीज़ में, तो ये c/2 हो जाएगा। तो 3c/2 ये पूरा, और ये c/2, तो ये एक साथ यहाँ पे फिर सीरीज़ में आ जाएंगे। तो मैं बस साथ के साथ थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूँ जिससे क्लैरिटी होती चली जाए। तो इधर का इन दोनों को मिला के मैंने c/2 कर दिया है, और फिर एक जो बचा है वो 3c/2 है, क्योंकि c और c c/2 और c/2 के साथ c था तो 3c/2 हो चुका है ये। तो दिस इज 3c/2। फिर नीचे जो है यहाँ पर ये इन दोनों को आप यहाँ पर सीरीज़ में ले सकते हो। किन दोनों को? जो बीच में दिख रहे हैं। तो जो बीच में यहाँ पर दिख रहे हैं इनको, ये जो दोनों हैं इनको आप सीरीज़ में ले सकते हो, और इनकी वैल्यू यहाँ पर c और c है, तो ये अल्टीमेटली c/2 हो जाएगा। तो इट विल बिकम c/2। तो डायरेक्टली मैं c/2 लिख देता हूँ इसको। और जैसा ऊपर हमने देखा बिल्कुल वैसा का वैसा नीचे c/2 और 3c/2। तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, आसानी से इसका इक्विवेलेंट बताया जा सकता है। तो 3c/2 और c/2 ये दोनों मिला करके इनका अगर मैं इक्विवेलेंट यहाँ पर निकालूँ तो आप c1c2 डिवाइड बाई c1 + c2 कर सकते हैं। इसमें जो कॉमन है उनको आप कॉमन निकाल के अलग से भी लिख सकते हो पहले से। तो जो कॉमन यहाँ पर कितना निकल जाएगा c/2, तो 1 × 3 1 + 3, तो ये 3c/8 आ जाएगा। तो इन दोनों का 3c/8 आ गया, ये भी 3c/8 और ये जो है ये भी 3c/8 हो गया। अब 3c/8 3c/8 और c/2 इनको आप डायरेक्टली जोड़ लो, तो 3c/8 मिला के हो जाएगा 3c/4 और c/2, तो इसको ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3c/4 2c/4 दैट इज 5c/4। तो 5c/4 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन, आपके बार इसी में दो अलग अलग टर्मिनल दे दिए गए, एक बार बी और सी के बीच में, एक बार ए और डी के बीच में। तो पहले बी और सी वाला कर लेते हैं। तो बी और सी को हमने यहाँ पे टर्मिनल बना दिया। तो बी और सी को जो हमने यहाँ पे टर्मिनल बना दिया, तो अब यहाँ पे इनके हिसाब से हमको देखना है कि क्या होगा यहाँ पे। तो बी और सी को हमने टर्मिनल बना दिया, तो जो करंट है, करंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री लेगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से करंट निकल जाएगा। आप देख सकते हो कि इस तरीके के जो एक्सेस होगी इसके बाद जो सर्किट है वो दोनों साइड सिमेट्रिक है यहाँ पर इसमें। तो और इस सिमेट्री एक्सेस पे पड़ने वाला जो एलिमेंट है वो ए डी वाला है। ए और डी के बीच में जो कैपेसिटर है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस कैपेसिटर को आप यहाँ पर सर्किट से हटा सकते हो, सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। तो वी कैन रिमूव दिस कैपेसिटर बिटवीन ए एंड डी। और वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखो तो इधर जो भी करंट या चार्ज जाएगा, जब उसकी वापसी होगी, उसका एग्जिट होगा, तो एग्जिट में भी वही आना चाहिए, क्योंकि इनपुट और आउटपुट पे सर्किट बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वही करंट इधर से भी यहाँ पर आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस जंक्शन से कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर बीच में दिखाई दे रहा है उस पर कोई चार्ज यहाँ पर जाएगा नहीं। तो चार्ज नहीं जाएगा तो दिस इज़ यूजलेस। नाउ इसको हटाया जा सकता है। तो नाउ रिमूविंग दिस कैपेसिटर एंड सिंप्लीफाइंग द सर्किट। तो सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं और इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो 2C कैपेसिटर है वो 2C कैपेसिटर वगैरह यहाँ से हट चुका है इसमें। तो हमने इसको हटा दिया है, सर्किट को थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट यहाँ पे कर दिया है इसमें। अब देख सकते हो बहुत आसानी से सीरीज पैरेलल दिख रहा है इसमें। कैसे दिख रहा है? लेट अस सी दैट। ये C और ये C, ठीक है, ये ऊपर वाले जो दोनों C है यहाँ पर आउटर ट्राइंगल, ये दोनों यहाँ पर सीरीज़ में आ गए। C और C c/2 हो जाएगा। फिर ये वाला C और ये वाला C अगेन सीरीज़ में हो जाएंगे और इनसे c/2 बनेगा और c/2 बनेगा, तो वो c/2 इस C के साथ पैरेलल में होगा।
तो C/2 और वो C मिला करके हो जाएगा 3C/2। ये 2C और ये 2C, ये जो बीच में है इसके साथ में 2C और 2C एक तरीके से सीरीज़ में बन जाएंगे। तो 2C को आप C करके लिख सकते हो। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके सर्किट को ड्रॉ कर देता हूँ। तो लेट अस सिंप्लीफाई एंड ड्रॉ द सर्किट। तो ऊपर में C और C/2 हो गया था उसको अकाउंट में लेते हुए, और 2C ऑलरेडी C हो चुका है, उसको अब अगेन कैरी नहीं करेंगे ज़्यादा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो D वाला है यहाँ पे सर्किट, नीचे से छोटा ट्राइंगल है, तो C और C/2 और C/2 के साथ C पैरेलल में आया था तो 3C/2 हो गया था। तो लेट अस ऑल्सो कैरी दैट। फिर उसके बाद जो सबसे नीचे है वो C के इक्वल है, तो उसको दिखा दिया यहाँ पे C के इक्वल है ये। अब एक बार यहाँ पर हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है इसमें। तो C/2 और ये जो C है, सबसे ऊपर का जो C/2 है और सबसे नीचे का जो C है वो वैसे सही पैरेलल में, लेकिन बीच में ये जो आ रहा है इसको भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बीच वाले को एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए। तो दिस इज C एंड 3C/2, तो यानी कि 1 × 3/2 डिवाइड बाई 1 + 3/2, तो दिस इज़ 3/2 एंड दिस इज़ 5/2, तो दैट विल बी 3/5, तो 3C/5 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब इसके बाद में 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, C/2 पैरेलल विथ 3C/5 पैरेलल विथ C, इन तीनों को ऐड करना होगा। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो C और C/2 इनका एडिशन तो 3C/2 हो जाएगा। तो 3C/2 + 3C/5, टेक 3C एज कॉमन एंड हियर इट विल बी 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो ये दिख जाएगा कि आंसर इज 21C/10। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब प्रीवियस क्वेश्चन का ये नेक्स्ट पार्ट था कि A और D के बीच में भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था इसमें। तो A और D के बीच में जब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो टर्मिनल्स को जोड़ने वाले एक्सेस है, A और D को जोड़ने वाली जो एक्सेस है, उसके अबाउट सर्किट अब के बार यहाँ पे सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। और उस एक्सेस को एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो उस एक्सेस के अबाउट एक तरीके से ये पैरेलल एक्सेस हो जाएगी। डायग्राम में देखने में लग रही है परपेंडिकुलर टाइप की, लेकिन इट इज़ पैरेलल। तो पैरेलल है, पैरेलल में क्या कर सकते हैं, सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं, या फिर जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जो होते हैं वो पोटेंशियल सेम हो जाता है उनका, ये भी हमको पता चल जाता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये बीच में जो पॉइंट्स हैं इसको मैं नाम देता हूँ M और N। सपोज दिस पॉइंट्स, ये वाला जो पॉइंट है सपोज दिस इज़ M एंड दिस पॉइंट इज़ लेट्स से N। तो ये जो सिमेट्री सर्किट यहाँ पे दिखाई दे रही है रेड वाली, इस सिमेट्री सर्किट के इधर उधर ऊपर एक साइड में दूसरे साइड में जो पॉइंट्स हैं आपस में सेम पोटेंशियल पे होंगे, जैसे M और N सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। इसी तरीके से आपका जो B और C है वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उनको हटा सकते हैं। तो उनको जैसे हटाएंगे सर्किट विल बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड, बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो सर्किट को सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेते हैं और इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं। तो लेट अस रिमूव एंड सिंप्लीफाई द सर्किट। तो इनको यहाँ से रिमूव करते हैं, तो ये पूरा ही हट गया यहाँ पर ये। और उसके बाद में M और N के बीच जो कनेक्टेड है वो भी हट गया। ठीक है, तो ये जब हट गया यहाँ पर, तो उसके बाद में आप यहाँ पर अब सर्किट को देखो। तो उसके बाद सर्किट को अगर यहाँ पर देखा जाए तो इधर का पार्ट देखो, यहाँ पर जो A से B की तरफ वाला पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये, और फिर उसके बाद ये जो दो कैपेसिटर्स हैं ये, तो ये जो 3 कैपेसिटर हैं C, ये 2C है यहाँ पर, और ये C, ये तीनों आपस में यहाँ पर सीरीज़ में आ गए। इसी तरीके से इधर भी वैसा ही है, C 2C और यहाँ पे C, ये तीनों सीरीज़ में आ गए और ये सीरीज़ करके आपस में सब पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर इसका ड्रॉ करूँ तो सिंप्लीफाइड वर्जन इज समथिंग लाइक दिस। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है यहाँ पर ये, जिसका आप इजीली बता सकते हो। उसका यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे तीनों सीरीज़ में है तो 2C और C, 2C/3 हो जाएगा। 2C और C अगर सीरीज़ में होता है 2C/3 हो जाता है, और 2C/3 और उसके साथ में यहाँ पर C है यहाँ पर, तो 2C/3 और C ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा, 2/3 × 1 डिवाइड बाय 2/3 + 1, तो 2/5 × C। तो एक साइड का 2C/5, फिर उसके बाद में दूसरे साइड का भी फिर 2C/5 होगा। तो 2C/5, 2C/5 एंड इन बिटवीन दिस इज 2C।
तो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस सर्किट, और तीनों क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, तो 2c/5 प्लस 2c प्लस 2c/5, और इनको अगर आप ऐड करोगे तो 4c/5 प्लस 2c हो जाएगा, तो 4/5 प्लस 2 इंटू सी, दिस विल बी 14/5 इंटू सी, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, और इजिली देखा जा सकता है कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट सर्किट इज सिमेट्रिक, तो इन दोनों कैपेसिटर्स को जो भी इस एक्सिस पे उनको हटाया जा सकता है, और एक बार हटा लेने के बाद में सर्किट अगेन काफ़ी सिंपल से ही हो जाएगा ये सर्किट। तो इनको हमने यहाँ से हटाया, और हटाने के बाद में आप सिंपली बहुत आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है इसके साथ में। जैसे ऊपर में यहाँ पर ऊपर वाली ब्रांच को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऊपर में ये सी, ये सी, ये सी और ये सी, ये 4 सी यहाँ पर हो जाएंगे, और चारों सीरीज़ में हो जाएंगे, c/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये सी और सी, c/2 हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोल सकते कुछ इसमें, और ये सी और सी ये मिला करके c/2 हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सिंपल वर्जन में ड्रॉ कर देता हूँ। तो सिंपल वर्जन ऑफ दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले ऊपर हो जाएगा c/4, फिर उसके बाद में इन बिटवीन यहाँ पर हो जाएगा c/2, फिर ये दो कैपेसिटर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर इस तरीके से हैं, और उनके साथ में फिर यहाँ पर ये हो जाएगा c/2। तो c/4 और ये c/2 जो ऊपर हैं ये आपस में ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो इनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। फिर इन दोनों से जो बनेगा यहाँ पर डायरेक्टली ऐड करने 3c/4 बनेगा, और ये जो 3c/4 यहाँ पर बनेगा उसके साथ c और ये c हो जाएंगे सीरीज़ में। तो इसके बाद का कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा, काफ़ी आसान है अब तो ये। 3c/4, दिस विल बी c, दिस विल बी c, यहाँ पर है ये c/2, तो 3c/4 ये c और ये c सीरीज़ में, और इन सीरीज से जो निकलेगा वो c/2 के साथ में पैरेलल में हो जाएगा। तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वही आना चाहिए, 4c/5, दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ पे क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली अपेयर होती हैं एग्जाम्स में। तो इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ले रहे हैं। तो सपोज एक क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, और इसकी जितनी भी साइड्स हैं हर साइड में कैपेसिटेंस c के बराबर यहाँ पर है। तो इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं, जिससे जो डायग्राम में वो कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो हर एक कैपेसिटर यहाँ पर c के बराबर उसका कैपेसिटेंस। जो अभी यहाँ पर हमें दिया गया है वो है कि ये जो इसके बॉडी डायगोनल वाले जो दो टर्मिनल्स हैं a एंड p, इनके बीच में मुझे इक्वलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो अगेन मुझे यहाँ पे सर्किट के सिमेट्री को देखना होगा, इनपुट आउटपुट पे क्या सिचुएशन उसको देखना होगा और डिसाइड करना होगा। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो और उसके बाद में सर्किट को रिड्रॉ कर लो। तो सबसे पहले मैं कुछ वैसे ही कर रहा हूँ, इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ से कोई चार्ज एंटर करता है। तो जब कोई भी चार्ज यहाँ से एंटर करता है तो फिर उसके पास डिवाइड होकर के 3 रास्ते हैं जाने के, या कोई करंट एंटर करता है तो उसके पास में 3 रास्ते, 3 पाथ्स अवेलेबल हैं। वन इज़ फ्रॉम A टू M की तरफ जा सकता है, फिर एक F की तरफ जा सकता है और एक B की तरफ जा सकता है। अब ये जो चार्जेस या करंट जो डिवाइड हो रहा है वो इक्वली डिवाइड होंगे या नॉन इक्वली डिवाइड होंगे, वो डिपेंड करता है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक जैसे हैं, M, F और B, क्या ये तीनों पॉइंट एक जैसे हैं। अब ये तीनों पॉइंट एक जैसे हैं कि नहीं, वो डिसाइड करने के लिए हमें देखना होगा कि आउटपुट किधर से हो रहा है इसका, यहाँ पे जो एग्जिट हो रहा है वो किधर से हो रहा है। तो एग्जिट जो हो रहा है वो P से हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी सिमेट्रिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस A पॉइंट। A से जो सबसे सिमेट्रिक पॉइंट है वो P से बड़ा सिमेट्रिक पॉइंट तो कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पर। P इज़ द मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू A, बॉय डायगोनल वाला पॉइंट है यहाँ पर। तो ये B, अब यहाँ से A से B तक जो करंट जाएगा उसको फिर B से P तक भी पहुँचना है, उसको बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के यहाँ से जो रास्ते मिलेंगे, B से E हो जाए, फिर E से P तक पहुँच जाए, B से N तक जाए, फिर N से P तक चला जाए, उसी तरीके के रास्ते उसको F पर पहुँचने के बाद ही मिलेंगे। F से वो E पर जाए, फिर E से P पे चला जाए, F से वो S पर जाए, S से P पे चला जाए। ये सभी जो रास्ते हैं सब के सब आइडेंटिकल रास्ते हैं। तो यहाँ पर बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि A के हिसाब से यहाँ पर जैसी एंट्री होती है तो M, F, B तीनों एक जैसे पॉइंट्स हैं। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स के जो पोटेंशियल है वो इक्वल होंगे। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट F इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। ये 3 पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हो गए। इसी तरीके से अगर आप एग्जिट पे देखो तो जिस तरीके से एंट्री हुई है वैसे के वैसे बाहर निकलना चाहिए। जितना
जितना इधर से करंट आ रहा है उतने करंट इधर से आना चाहिए, उतने करंट इधर से आना चाहिए, क्योंकि तीनों पॉइंट बिल्कुल एक जैसे होंगे इसके लिए भी। तो इस केस में आउटपुट पे जाकर के आप ये देख सकते हो कि 3 पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एस एन और ई। तो एस एन और ई के पोटेंशियल जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो सॉरी, दिस इज़ वी एन, तो पोटेंशियल ऑफ एन, पोटेंशियल ऑफ ई, ये सभी तीनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद में वी कैन रीड्रॉ द सर्किट। नाउ रीड्रॉ द सर्किट। इफेक्टिव पॉइंट्स हमारे पास में कितने होंगे रीड्रॉ करने में, वो भी हमें देख लेना चाहिए। तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, तो ये दो तो टर्मिनल ही हो गए। उसके बाद में टोटल हमारे पास 8 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। तो 8 में से ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल एक जैसे एम एफ बी, ये एक साथ आएंगे, फिर एस एन ई, ये तीनों एक साथ आएंगे। तो 8 पॉइंट्स के बजाय हमें 4 पॉइंट्स में सर्किट ड्रॉ करना पड़ रहा है यहाँ पे, और वो डेफिनेटली सर्किट को रिड्यूस कर देगा, थोड़ा सिंपल कर देगा। तो लेट अस रीड्रॉ द सर्किट। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ए और बी के बीच में आप देखो, ये बी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज बेसिकली पी। तो ये जो बी पॉइंट है वो बेसिकली पी पॉइंट है। तो दिस पॉइंट इज बेसिकली पी पॉइंट, दिस इज पी। तो जो टर्मिनल पॉइंट है उनको थोड़ा सा आप दूर ड्रॉ कर लो, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट्स डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड भी नहीं है यहाँ पर इसमें। ए के नज़दीक वाले पॉइंट से एम एफ बी, तो एम एफ बी को आप यहाँ पर नज़दीक रखो। पी के नज़दीक वाले पॉइंट है ऐसा नहीं, तो इसको इसके नज़दीक रखो, जैसे कि क्रिस क्रॉस या इस तरीके का डायग्राम ना बने। आप देख सकते हो कि ए से 3 कैपेसिटर निकल रहे हैं, कि एम के साथ कनेक्टेड, दूसरा एफ के साथ, तीसरा बी के साथ। तो 3 कैपेसिटर आप यहाँ पर दिखा दोगे इजीली, तीनों एक तरीके से फिर पैरेलल में हो जाएंगे। इस तरीके से पी से इनके बीच में 3 कनेक्शंस हैं, 3 कनेक्शंस वी हैव। अब यहाँ पर अगर आप M पॉइंट को लो, तो M पॉइंट से आप डायग्राम को देखो, तो M से A का कनेक्शन तो हमने कर दिया M से। अब M से अगला कनेक्शन है पॉइंट S का, और M से कनेक्शन है N का। तो S और N, तो ये जो M पॉइंट है, M से S और N दो कनेक्टेड हैं, तो एक पॉइंट से दो कनेक्टेड मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप F का देखोगे, तो F से जो कनेक्टेड पॉइंट है वो है E, और F से कनेक्टेड पॉइंट है S। तो सब में 2-2 आ जाएंगे, तो इसका मतलब टोटल मिलाकर के 6 यहाँ पर बनेंगे इसमें। ठीक है, आप नीचे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इसमें बहुत आसानी से सीरीज पैरेलल दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी C के इक्वल है। तो फाइनली आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो वहाँ पे 3C हो जाएगा, 3C के बाद में फिर नेक्स्ट 6C हो जाएगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिर 3C हो जाएगा। सभी यहाँ पर अब ये सीरीज़ में आ गए हैं। तो सीरीज़ में आ गए हैं तो इन तीनों का बहुत आसानी से सीरीज़ कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बताया जा सकता है। जैसे 6 और 3 का तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है हमेशा, और 2 और 3 बचे एक तरीके से, तो 2 × 3 2 + 3। तो फाइनल आंसर कैसे भी आप निकाल लो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तीनों का, तो फाइनल आंसर विल बी 6C/5। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ पर एक दूसरे मेथड से यहाँ पर देख रहे हैं। इस मेथड में ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे कि ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी का वोल्टेज आप चाहो तो V ले लो, और जब बैटरी हम कनेक्ट करते हैं और बैटरी से अगर Q चार्ज फ्लो होता है, तो C इक्वलेंट बाय डेफिनेशन होता है Q/V। कि अगर हम V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं और उससे Q चार्ज होकर के यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो Q/V, दिस इज़ द C इक्वलेंट। तो इसका C इक्वलेंट निकालने के लिए आप इस मेथड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, Q/V यहाँ पर कर सकते हो इसको। और इसके बाद में यहाँ पर आगे इसको कैसे प्रोसीड करोगे, तो आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे चार्जेस को आप डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे Q चार्ज गया, Q चार्ज यहाँ पे गया, तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा है कि तीनों पाथ एक जैसे हैं, तो इक्वल चार्ज चला जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस करते हुए Q/3 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ही प्लस माइनस ये Q/3 इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे भी Q/3 आ जाएगा। और जो Q/3 इस रास्ते से गया है यहाँ पे, वो यहाँ जाने के बाद उसके पास अगेन 2 इक्वलेंट पाथ है, या तो वो इधर चला जाए या फिर उधर चला जाए, दोनों बिल्कुल इक्वलेंट होंगे अगेन। तो Q/3 इक्वल डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा फिर प्लस माइनस Q/6। इसी तरीके से यहाँ पर जो Q/3 गया है वो भी डिवाइड होगा, कुछ इधर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये Q/6 हो जाएगा इसमें। जो Q/3 यहाँ से गया माइनस Q/6 हो जाएगा, तो Q/6 यहाँ से आएगा और Q/6 इधर से होता हुआ आ रहा है। तो आप देखो कि जो आउटपुट टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि माइनस Q आया होगा। अगर उधर से Q आया तो इधर से माइनस Q बोल सकते हो। इधर से जो आप पॉजिटिव की एंट्री कराते हो, तो आप बोल सकते हो कि इधर से उतना ही नेगेटिव एंटर कर रहा है, तो वो भी इक्वली डिवाइड होगा। तो माइनस Q/3 यहाँ चला गया, यहाँ पे Q/3 चला गया। इस तरीके से आप डिवाइड करते चलो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 10 मैंने कुछ यहाँ पे डिवीज़न दिखा दिए।
अब मैं यहाँ पर एक लूप इक्वेशन लिख रहा हूँ। उस लूप इक्वेशन में हमारा एम है कि क्यू बाई वी निकालना, तो वो लूप में कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ। उस लूप को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लेट अस हाईलाइट दैट लूप। तो ये लूप को हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे। इस क्लोज्ड पाथ को मैं ले रहा हूँ लूप इक्वेशन लिखने के लिए। आई एम यूजिंग KVL। तो अब इसके अलोंग इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ से। तो सपोज़ मैंने P से स्टार्ट किया और घूम करके वापस P पे पहुँच गया, तो P से A पर आओगे तो प्लस V हो जाएगा P से A पर आने पर। फिर उसके बाद में अगर आप A से B जाओगे तो A से B में प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो Q/3C पोटेंशियल डिफरेंस। फिर B से E जाएंगे तो माइनस Q/6C। फिर E से Q जाएंगे तो माइनस Q/3C। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो यहाँ पर इन तीनों का एडिशन यहाँ पर ये हो जाएगा Q/6, Q/3, Q/3। तो Q/6 और Q/3, ये Q/2 हो जाता है, तो Q/3C प्लस Q/2C। कैसे भी आप जैसे भी ऐड करते हो वैसे ऐड कर लो। तो इट विल बी नीचे 6 और ऊपर 5, तो 5Q/6C। अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर चाहिए Q/V, तो Q/V अगर आप यहाँ पे करते हो तो Q/V से आपको मिल जाता है 6C/5, और यही इसका फाइनल आंसर था। इसको सॉल्व करने के लिए समटाइम्स कुछ लोग V को 1 भी लेके सॉल्व कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप 20 वोल्ट की बैटरी लगाओ, 1 वोल्ट की बैटरी लगा लो, कितने वोल्ट की बैटरी लगा लो। आपको बस क्या करना होगा कि अगर आपने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो आपको जो चार्ज यहाँ से जा रहा है Q/1 करना पड़ेगा, ये आपका C इक्विवेलेंट होगा। और इसमें 1 एक तरीके से छुप जाएगा, हिडन हो जाएगा। तो अगर आपने V को 1 लिया होता तो सिर्फ आपको Q कैलकुलेट करना होता। तो थोड़ा सा कई बार कैलकुलेशन एस्पेक्ट से ये चीज़ आसान होती है कि हम V को एक तरीके से छुपा लेते हैं, ठीक है, हिडन हो जाता है। और जैसे ही हम Q कैलकुलेट करते हैं वही Q हमारा C इक्विवेलेंट का आंसर बन जाता है। तो यू कैन ऑल्सो टेक V इज इक्वल टू 1, या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप लोगे तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने V को 2 ले लिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चार्ज आएगा उसका Q/2 करेंगे तब आंसर आएगा। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो 1 लेने से ये बेनिफिट है कि आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि Q को डिवाइड किससे करना है, क्योंकि Q इज़ इक्वलेंट टू Q/1। इसी क्वेश्चन को एक मैं दूसरे मेथड से भी यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज अगेन मैं एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और बैटरी का वोल्टेज जो है मैं डेलिबरेटली अब की बार यहाँ पे 2V रख रहा हूँ। और जब आप यहाँ पर इसको 2V रख रहे हो तो मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे कि A का जो पोटेंशियल है उसको मैं V एज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैंने A का पोटेंशियल यहाँ पे V एज्यूम कर लिया, और जो P पॉइंट है, जो टर्मिनल पॉइंट है, उसका पोटेंशियल मैंने -V एज्यूम कर लिया। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2V। लेकिन इससे कई बार सिमेट्रिकल सिचुएशन बहुत फ़ायदा मिल जाता है कि जहाँ पर आप प्लस यूज़ कर रहे हो एग्जैक्टली उसका नेगेटिव यूज़ कर लो सिमेट्रिकली। जैसे मान लीजिए कि अब मुझे M पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है कि M पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो अभी तो मुझे पता है कि M, F, B तीनों यहाँ पर इक्वलेंट है, तो अगर तीनों यहाँ पर इक्वलेंट है तो तीनों का सेम पोटेंशियल होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे पता नहीं कि कितना होगा तो मैंने X अज्यूम कर लिया कि ये X है, ये भी X है और ये भी X है। लेकिन जब मैं आउटपुट पे देखता हूँ तो आउटपुट पे जिस तरीके से A के लिए यहाँ पर MFB पॉइंट्स थे, वैसे P के लिए यहाँ पर ये SNE पॉइंट्स होंगे। तो आउटपुट पे P के लिए SNE बिल्कुल वैसे के वैसे पॉइंट्स होंगे। तो अगेन उसी तरीके का नेगेटिव पोटेंशियल वहाँ पर डेवलप होता जाएगा बाई सिमेट्री। सिमेट्री का बहुत हाईली यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पोटेंशियल मार्क करने में। ये -X हो जाना चाहिए, ये -X हो जाना चाहिए और ये -X हो जाना चाहिए। तो हर एक पॉइंट के पोटेंशियल्स हमने यहाँ पर इसमें लिख लिए हैं। और अभी भी करना वही है कि यहाँ से कितना चार्ज जा रहा है, अगर हमने वो चार्ज निकाल लिया और फिर लेकिन यहाँ पर अभी क्या करना पड़ेगा, Q/2V करना पड़ेगा। तो Q/2V विल बी आवर C इक्वलेंट। तो C इक्वलेंट हो जाएगा यहाँ पे Q/2V के बराबर। ये Q कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो आप ये देखो कि जो भी चार्ज इस टर्मिनल से एंट्री ले रहा है, यहाँ पे जो भी चार्ज इस टर्मिनल से एंट्री लेगा तो वो चार्ज जाएगा कहाँ पर, तो ये जो नीचे वाली प्लेट है इस पर जाएगा, इस प्लेट पर जाएगा, इस प्लेट पर जाएगा। इन तीनों प्लेट्स का चार्ज अगर मैं निकाल के ऐड कर लूँ तो उससे मुझको Q मिल जाएगा, और Q को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो C इक्वलेंट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें X कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट अस कैलकुलेट X को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए। और X को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ कि जो जंक्शन यहाँ पर है, सपोज M जो जंक्शन है, उस M जंक्शन पे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम लेते हुए। तो आइसोलेटेड सिस्टम लेते हुए मैं एक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म कर लेता हूँ। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम में मैं कौन कौन से प्लेट ले रहा हूँ, तो X इस जंक्शन पे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर, तो जस्ट मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको ध्यान से देख लो। ये वाला, फिर उसके बाद में ये वाला प्लेट, ये 3 प्लेट्स आ जाएंगी,
ठीक है, तो मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया इसको, इन 3 प्लेट्स को, और ये तीनों प्लेट्स बस आपस में कनेक्टेड हैं, तो इस पर नेट चार्ज कंजर्व रहना चाहिए और नेट चार्ज एक तरीके से 0 रहना चाहिए, क्योंकि पहले से कोई चार्ज होता नहीं इन पे। तो इन तीनों का चार्ज मैं नेट यहाँ पे 0 रख दूंगा इसमें कैलकुलेट करके। अब चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने देख रखा है कि Q इज इक्वल टू CV की इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये M और S के बीच में जो है, M और S के बीच में, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, x माइनस माइनस एक्स 2x, और उसको C से मल्टीप्लाई कर दिया 2x इंटू सी। फिर उसके बाद जो वर्टिकल में यहाँ पर M और A के बीच में है, तो M और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस पी। फिर उसके बाद में M और N के बीच में कितना हो जाएगा, अगेन 2x, तो 2x इंटू सी। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो c तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2x प्लस x हो जाएगा 3x, 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x, 5x इज इक्वल टू v, और जो v यहाँ पर आएगा, जो x यहाँ पे आएगा वो v बाई 5 हो गया। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आई उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास में v बाई 5 के बराबर आ गई है। और एक बार ये वैल्यू हमारे पास में आ गई तो हम फिर अब यहाँ पे चार्जेस निकाल सकते हैं प्लेट्स के, और चार्जेस को ऐड करके Q निकाल सकते हैं, कैपिटल Q। तो x की वैल्यू v बाई 5 आ चुकी है, x की वैल्यू v बाई 5 आ चुकी है। तो मैं सभी प्लेट्स का चार्ज निकाल करके यहाँ पर इस पर ऐड करके लिख देता हूँ। तो कौन कौन सी प्लेट्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन तीनों का चार्ज जोड़ेंगे तो वो Q के बराबर हो जाएगा। तो मैं एक एक करके इनका चार्ज यहाँ पर लिखता चला जा रहा हूँ। तो v और v बाई 5, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4v बाई 5, 4v बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई c, तो वर्टिकल में जो नीचे वाली प्लेट है उसका। फिर उसके बाद में जो अंदर वाली प्लेट है a और f के बीच में, तो जो पहली प्लेट है उस पर, तो v और v बाई 5 कितना हो जाएगा, 4v बाई 5, 4v बाई 5 इंटू सी। फिर उसके बाद में v और v बाई 5, तो सब में वही आना है, v और v बाई 5, तो अगेन 4v बाई 5, ये कैपिटल Q के बराबर हो गया, और 4 4 4 इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12vc डिवाइड बाई 5। मुझे क्या चाहिए, Q बाई 2v चाहिए, तो Q बाई 2v करेंगे तो यहाँ से 6 बचेगा सिर्फ, इसका मतलब, तो Q बाई 2v दिस इज इक्वल टू 6c बाई 5। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं यहाँ पर, जिसमें बॉडी डायगोनल के अक्रॉस टर्मिनल्स बनाए गए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि कोई भी चार्ज या करंट इसमें जाता है, अगर तो कोई भी चार्ज या करंट अगर यहाँ पे गया, लेट से अगर कुछ भी चार्ज यहाँ पे गया, तो वो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप यहाँ पे सर्किट के स्ट्रक्चर को देखो, इनपुट आउटपुट को देखो, तो आप बोल सकते हो कि ये पाथ और ये पाथ बिल्कुल एक जैसे होंगे, क्योंकि इधर से होते हुए पी तक पहुँच सकता है, इधर से होते हुए बिल्कुल वैसे के वैसे चल के पी तक पहुँच सकता है। दिस टू पाथ्स आर आइडेंटिकल, और जो ए से जाने वाला पाथ होगा वो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर एक डिफरेंट चार्ज इधर जाना चाहिए। और फिर आप आउटपुट पे देखो, तो जिस तरीके का इनपुट पे वैसे आउटपुट पे, तो जिस तरीके से एंट्री हो रही है वैसे ही एग्जिट होनी चाहिए, इधर भी क्यू आना चाहिए, इधर भी क्यू आना चाहिए, और इधर से Q1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब ये जो Q एंटर कर रहा है, तो इस जंक्शन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो सीधा Q यहाँ पहुँच जा रहा है। जो Q यहाँ से जा रहा है वो इस जंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इधर निकल जा रहा है। तो इसका मतलब SF और NB, इन दो कैपेसिटर्स को आप यहाँ से हटा सकते हो, और जैसे इनको आप हटाओगे तो सर्किट जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दिखने लग जाएगा, इन पे कोई चार्ज नहीं जाने वाला। तो मैं इन कैपेसिटर्स को इस सर्किट से यहाँ से हटा रहा हूँ। हटाने के बाद का सर्किट विल बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड। अब आप सिंपली यहाँ पर देख लो कि क्या क्या बन रहा है। तो ये C और ये C, ये सीरीज़, ये C और यहाँ पर C सीरीज़, तो C/2 बन जाएगा, C/2 बन जाएगा, दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में C हो जाएगा। इस तरीके से C/2 ये बन जाएगा, और ये C और C/2 बन जाएगा, C/2 दोनों पैरेलल, तो C बन जाएगा। तो सर्किट को अगेन रीड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड करते हुए। तो ऊपर यहाँ पे C/2 मिलके C बन चुका था, फिर ये वर्टिकल लाइन में यहाँ पर ये C था, वर्टिकल लाइन में यहाँ पे C था और यहाँ पर ये भी C हो गया था, और दिस टू वर द टर्मिनल। अब ये जो 3C हैं, ये 3C यहाँ पर सीरीज़ में है, तो ये C/3 हो जाएगा। C/3 और C यहाँ पे पैरेलल में है, तो C/3 प्लस C, फाइनल आंसर विल बी 4C/3। तो नेक्स्ट मेथड में यहाँ पे ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बैटरी कनेक्ट करने वाला मेथड। तो बैटरी अगेन मैं यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। जो बॉडी डायगोनल वाला क्वेश्चन था उसमें हमने एक और मेथड लिया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी किया था, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे उतना सिंपल नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम ज़्यादा सिमेट्रिकल था, ये थोड़ा सा कम सिमेट्रिकल है एज़ कम्पेयर टू दैट। तो
ये वाला मेथड ज़्यादा आसान रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, इस मेथड को हम इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हमने 2v यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो फिर हम एक जगह पे v एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक टर्मिनल पे, दूसरे टर्मिनल पे -v, तो उससे 2v का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और फिर इनके रेस्पेक्ट में बाकी पॉइंट्स को देखते हैं। तो जब मैं m और s को देखता हूँ तो m के लिए s वैसा ही पॉइंट्स है जैसा p के लिए s है, तो m के हिसाब से तो s का पोटेंशियल y होना चाहिए और p के हिसाब से s का पोटेंशियल -y होना चाहिए, लेकिन एक ही साथ y और -y नहीं हो सकता। अगर एक ही पॉइंट y और -y भी है तो वो तभी हो सकता है जब वो जीरो हो। तो कंक्लूज़न, इस कॉन्फ्लिक्ट का कंक्लूज़न ये है कि जीरो पोटेंशियल होना चाहिए। इसी तरीके से n के लिए भी वही सिचुएशन है कि जीरो पोटेंशियल होना चाहिए यहाँ पर इसमें। अब जो a पॉइंट है उस a पॉइंट को अगर मैं m के हिसाब से देखूँ तो इसको अगर मैं x बोल देता हूँ तो वैसे ही पॉइंट यहाँ पर p के हिसाब से यहाँ पर ये e वाला पॉइंट है तो ये -x हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर a के हिसाब से अगर मैं f को देखूँ, a के हिसाब से f को देखूँ और e के हिसाब से अगर मैं f को देखूँ तो a के हिसाब से f + y और e के हिसाब से f - y, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का फिर सॉल्यूशन ये निकलेगा कि जीरो हो जाना चाहिए। तो डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल हमने यहाँ पर लिख लिए। x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर 3 प्लेट्स का सिस्टम लेना पड़ेगा। तो 3 प्लेट्स का कौन सा सिस्टम यहाँ पर लिया जा रहा है उसको मैं यहाँ पर इनक्लोज कर देता हूँ। x के साथ जो तीनों प्लेट्स हैं उन तीनों प्लेट्स को आपको एक साथ लेना पड़ेगा, तीनों का चार्ज सम करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो तीनों प्लेट्स का चार्ज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा x - v, तो x - v इंटू c। फिर एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा, तो एक जगह मिल जाएगा x - 0 और दूसरी जगह भी a से b में मिल जाएगा x - 0, तो 2 बार x - 0, तो x से 2 बार आएंगे तो 2x। तो यहाँ से आपको जो v और x में रिलेशन है वो मिल जाएगा x = v/3। और एक बार ये रिलेशन मिला तो फिर बैटरी से चलने वाला चार्ज आपको बस निकाल लेना है कि बैटरी से कितना चार्ज चल रहा है और q/2 भी आपको कर लेना है फाइनली यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। तो बैटरी से चलने वाला चार्ज निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि बैटरी से जो डायरेक्टली चार्ज गया वो इस यहाँ पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो किन किन प्लेट्स पर वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के यहाँ पर स्टोर हुआ है। एक तो ये प्लेट है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये प्लेट है और एक ये तीन प्लेट्स हैं। इन तीनों का चार्ज मेरे को ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो एक जगह आप देख लो v - 0 आ रहा है तो v - 0 तो v इंटू सी हो जाएगा, दूसरी जगह भी v - 0 तो v इंटू सी, और एक जगह v - x आ रहा है और x v/3 है तो v और v/3 का पोटेंशियल डिफरेंस 2e/3, तो 2e/3 इंटू सी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू चार्ज गिवन बाय द बैटरी। तो चार्ज गिवन बाय द बैटरी इज 2cv + 2c/3, दिस इज 8cv/3, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए q/2v, तो q/2v यहाँ पर फाइनली हो जाएगा 4c/3, तो दिस इज द c इक्वलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपके बार साइड के जो 2 पॉइंट्स उनको टर्मिनल बनाया गया है और डायरेक्टली मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करके कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी और उससे पहले यहाँ पे इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो S पॉइंट है और A पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि जो भी चार्ज यहाँ से जाएगा उसके लिए S की तरफ भी जाना वैसा ही होगा और A की तरफ भी जाना वैसा ही होगा, लेकिन M से N बिल्कुल डिफरेंट पाथ होगा क्योंकि डायरेक्ट वो M से N तक पहुँच जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आउटपुट पर देखूँ तो P और B विल हैव द सेम पोटेंशियल, तो P और B के सेम पोटेंशियल होंगे। मैं बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। बैटरी 2V वोल्ट की मैंने कनेक्ट करी है यहाँ पर, इसमें 2V वोल्ट की बैटरी। तो 2V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने के बाद जनरली जो हम करते हैं V और यहाँ पर ये हो जाएगा -V। अब डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल आप यहाँ पर अज्यूम कर लो। A का पोटेंशियल मैंने x अज्यूम किया तो B बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है N के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, और S का पोटेंशियल भी x हो जाएगा और P का पोटेंशियल भी फिर यहाँ पर P और B बराबर हैं तो -x हो जाएगा यहाँ पे। F और E को आप यहाँ पर बता नहीं सकते तो F को मैंने y एज्यूम कर लिया, तो E को आपको यहाँ पर फिर -y एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल उधर के साइड का पॉइंट हो जाएगा। जैसा F है बिल्कुल वैसा E है लेकिन वो माइनस में जाएगा। 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। तो x के लिए जो मैं यहाँ पर प्लेट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ले रहा हूँ, तीन प्लेट्स जिन पे चार्ज जीरो करके लिखना पड़ेगा मेरे को, तो वो ये 3 प्लेट्स हो जाएंगे। तो इन तीनों पे तो आप पोटेंशियल डिफरेंस देखते जाओ। तो एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा x - x आएगा तो 2x हो जाएगा, तो 2x इंटू सी। एक जगह आप देखोगे x - v आएगा तो x - v इंटू सी, और एक जगह आप देखोगे x - y आएगा तो x - y इंटू सी। सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा 4x - y - v, दिस इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरीके से आप y वाले के लिए आप देख लो इसमें, तो y वाले के लिए जो आप यहाँ पे करोगे तो y के लिए जो 3 कॉम्बिनेशन लोगे यहाँ पे, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये हो जाएगा दिस वन, फिर ये वाला,
फिर उसके बाद में ये वाला, 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। इन तीनों का चार्ज मिलाकर 0 कर देते हैं। तो y के लिए 2 बार तो y माइनस एक्स आएगा, तो 2 बार y माइनस एक्स इंटू सी, और एक बार y माइनस वाई यानी कि 2y इंटू सी आएगा। यहाँ से आप रिलेशन निकाल लो, तो x इज इक्वल टू 2y एक रिलेशन आ गया। यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 आ जाएगा, इसका यूज़ आप इस इक्वेशन में कर लो, तो 4x माइनस एक्स बाई 2। तो रिलेशन यहाँ पर ही आ जाएगा कि x जो है वो 2v/7 है, और एक बार x अगर 2v/7 आ गया तो मेरे को बैटरी से चलने वाला चार्ज निकालना है सिर्फ यहाँ पर। तो बैटरी से चलने वाला चार्ज अगर q है तो दिस q इज इक्वल टू, वो डायरेक्टली किन किन प्लेट्स पे जा रहा है, तो vx 2 बार आएगा, तो v और x के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 5v/7। तो 5v/7 क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू सी, और एक बार v और माइनस v आएगा यहाँ पर, तो 2v इंटू सी। तो ये सारा मिला जुला करके 2c भी कॉमन आप ले लो, 5/7 प्लस 1, फिर 12/7 हो जाएगा। अल्टीमेटली मुझे q/2v चाहिए, तो q/2v यहाँ पर हो जाएगा 12c/7। दिस इज दी c इक्वलेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक तरीके से ये शिफ्टेड सिमेट्री है या क्रॉस सिमेट्री है। इसमें आप देख सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि एक जगह c/2c और एक जगह 2c/c। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं v वोल्ट के, और उसको आप 1 वोल्ट भी ले सकते हो। अल्टीमेटली आपको q/v करना होता है। अब अगर मान लीजिए जो भी चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो उस चार्ज को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो वही चार्ज आपका c इक्वलेंट हो जाएगा। हमें यहाँ पर और बाकी पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखने होंगे। सपोज यहाँ का पोटेंशियल मैं 0 एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ, m का पोटेंशियल मैं x एज्यूम कर लेता हूँ, और n का पोटेंशियल मैं y एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि x और y के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अब लेकिन x और y में रिलेशन निकाला जा सकता है यूजिंग सिमेट्री। अब देखो यहाँ पे सर्किट जो है वो सिमेट्रिक है, इनपुट आउटपुट पे देखो, तो जिस तरीके से यहाँ पे Q की एंट्री हो रही है बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ से Q निकल जाना चाहिए। और आप सिमेट्री से यहाँ पर ये चीज़ भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मान लीजिए यहाँ Q चार्ज गया, Q1 चार्ज गया, तो जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से भी Q1 निकलेगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट बिल्कुल एक जैसे हैं। इस सर्किट को अगर आप 180 डिग्री रोटेट कर दो, घुमा दो यहाँ पर, तो 2c ऊपर पहुँच जाएगा, c नीचे हो जाएगा, यहाँ का c ऊपर पहुँच जाएगा, 2c नीचे आ जाएगा। तो बिल्कुल सिमेट्रिक सर्किट है यहाँ पर इनपुट आउटपुट पे। तो जिस तरीके से एंट्री हो रही है बिल्कुल वैसे के वैसे और यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। इधर के 2c पे अगर यहाँ पे Q2 चार्ज गया है तो इधर से भी Q2 चार्ज निकलना चाहिए। तो इस फैक्ट का यूज़ करते हो आप x और y में रिलेशन ला सकते हो, क्योंकि इस c पे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि चार्ज वही है। इस c पे भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना उधर वाले c पर होगा। तो ऊपर वाले c पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1 माइनस एक्स, नीचे वाले c पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम दिखा रहे हैं y माइनस 0। तो सीधे सीधे एक रिलेशन आ गया। उस रिलेशन का यूज़ करके जो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं उसको 1 वेरिएबल में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में अल्टीमेटली करना वही है कि आप 3 प्लेट पकड़ लो, जितनी प्लेट आती है एक जंक्शन पे उसको पकड़ लो, और इन तीनों का चार्ज सम कर दो 0 के बराबर। तो मैंने ऊपर वाले को यहाँ पे ले लिया। ऊपर वाले पे अब सबसे लेफ्ट पे आप देखोगे तो चार्ज कितना हो जाएगा x माइनस 1 इंटू सी, फिर बीच वाले पे कितना हो जाएगा x माइनस वाई इंटू सी, और राइट वाले पे कितना चार्ज हो जाएगा x माइनस 0 इंटू सी। तो इन तीनों का चार्ज अब सी नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो इन तीनों का चार्ज अब सम करके रखोगे 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो 2/5। लेकिन x कैलकुलेट करना हमारा m नहीं था, हमारा m यहाँ पर है इस केस में, ये चार्ज कैलकुलेट करना। चार्ज जो जा रहा है q, उसके लिए आप ये देखो कि एक प्लेट यहाँ पर ये वाली है और एक प्लेट ये वाली है, दोनों प्लेट पे आप चार्जेस कैलकुलेट कर लो। तो x की वैल्यू ऑलरेडी हमने 2/5 कैलकुलेट कर रखी है, उसका यूज़ कर लेंगे। 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3/5। तो ऊपर के लिए प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3/5। तो Q निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 3/5 इंटू सी। नीचे वाले पे 2c है और पोटेंशियल डिफरेंस है 1 माइनस 3/5 2/5। तो 2/5 इंटू 2c, तो 4 और 3 7, तो 7c/5। तो जो चार्ज की वैल्यू है वही हमारे लिए एक तरीके से इक्वलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो दिस इज द इक्वलेंट कैपेसिटेंस। इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीटली KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग KVL। तो KVL से सॉल्व करने के लिए अगेन आपको बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे कोई मेथड लगा लो, बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। और बैटरी को सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1 वोल्ट के बराबर ले लेता हूँ। और KVL का यूज़ करने के लिए आपको फिर चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा और चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट प्लेट्स पे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे सपोज़ Q चार्ज गया तो यहाँ पे Q माइनस Q, लेकिन चार्जेस को डिवाइड कर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे Q माइनस Q इस तरीके से, यहाँ पे Q माइनस Q और यहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q।
फिर उसके बाद में इस 2C पे भी उसी तरीके से चार्ज होना चाहिए बाई सिमेट्री। तो यहाँ पे Q माइनस क्यू और यहाँ पे माइनस ऑफ Q माइनस क्यू, इस तरीके से यहाँ पे Q एंड माइनस क्यू। जो बीच वाला कैपेसिटर है इस पे चार्ज लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि तीनों प्लेट्स पे मिलाकर चार्ज 0 होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये प्लेट और ये प्लेट तीनों का मिला के चार्ज 0। तो चार्ज 0 करने के लिए आप देख लो कि क्या क्या चार्ज होने चाहिए। तो चार्ज एक तो हो जाएगा 2Q माइनस क्यू, तो आप देख सकते हो इससे चार्ज तीनों का मिलाकर के 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें Q बाई V करना है। Q बाई V का मतलब Q करना है एक तरीके से, क्योंकि V को हमने यहाँ पर 1 के बराबर ले रखा है। वेरिएबल्स हमारे पास में 2 हैं, एक तो कैपिटल Q हमें कैलकुलेट करना है और स्मॉल q हमने खुद से लिया है। तो हमें यहाँ पर लूप की इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। तो एक लूप मैं यहाँ पर ये वाला ले रहा हूँ, छोटा लूप, एक ये छोटा वाला लूप यहाँ पे ले रहा हूँ। आप इधर वाला लूप नहीं ले सकते, क्योंकि राइट वाला लूप, छोटा लूप आप नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने सिमेट्री का यूज़ कर लिया, आपको कुछ उससे मिलेगा नहीं। इसके बाद में एक दूसरा लूप आपको लेना पड़ेगा, आउटर लूप। आप यहाँ से स्टार्ट करो और बाहर घूमते हुए सर्किट को, लूप को कंप्लीट कर लो, क्लोज कर लो इसको। तो इन 2 लूप की इक्वेशन यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेंगी और उससे हमें यहाँ पर एक Q और कैपिटल Q में इक्वेशंस मिलेंगी। तो मैं लूप नंबर 1 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट n। तो n से स्टार्ट करते हुए तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो Q माइनस क्यू डिवाइड बाई 2C। फिर उसके बाद में फिर माइनस क्यू बाई सी। फिर उसका m से n की तरफ आएंगे तो प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, तो माइनस ऑफ 2Q माइनस क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन लूप नंबर 2 से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम B, तो B से ये जाएंगे तो 1 वोल्ट की बैटरी आ रही है, प्लस हो रहा है। उसके बाद माइनस क्यू बाई सी हो रहा है, उसके बाद में माइनस ऑफ Q माइनस क्यू बाई 2C हो रहा है। तो इन 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कैपिटल Q निकालना है और ये कैपिटल Q जो है वो 7C/5 के बराबर आ जाना चाहिए। यही हमारे लिए आंसर होगा।